पर डे केसेस में अब हम नंबर 3 पे आ गए हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। अभी भी ब्राजील और यूएस में कोई 20,000 से ज़्यादा केसेस पर डे हैं, तो हमसे आगे हैं। लेकिन उसके बाद नंबर हमारा ही है, रूस से ज़्यादा। रूस में कुल मिला के संख्या हमसे ज़्यादा है, लेकिन रूस और इंग्लैंड दोनों से पर डे केसेस हमारे ज़्यादा हैं। यानी कि बहुत जल्दी इंग्लैंड को तो हम लगता है 5-7 दिन में क्रॉस कर लेंगे और बाद में रूस से भी आगे हम निकल सकते हैं, ऐसी संभावना फिलहाल दिख रही है। जितने सरकारी आंकड़े रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वास्तव में उससे कम 20 गुना ज्यादा केसेस हैं। यानी कि अगर सरकार आज कह रही है कि भाई 2.5 लाख केसेस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के करीब ऑलरेडी हैं। कुछ केसेस में शायद सरकार झूठ बोल रही है, कुछ केसेस में पेशेंट झूठ बोल रहे हैं और कुछ केसेस में पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें से 70% लोगों को पता भी नहीं लगता कि उनको कब बीमारी हुई और कब चली गई। तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? मोटे तौर पे अनुमान ये है कि अब ये बीमारी जिस तरह से फैल गई, अब इसको रोकना, इस रायते को समेटना किसी के बस में है। हाँ, ये जरूर है, जिन जिलों में बहुत कम केसेस हैं और पहले से ही लोग सतर्क हैं, वहाँ ट्रेसिंग, ट्रैकिंग सब किया जाए तो हो सकता है उन जिलों में बहुत धीमे धीमे फैले, वहाँ हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, इन सब जगह बिल्कुल फैल चुका है। अब यहाँ कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं। आज पहली बार 10,000 का आंकड़ा पार हो गया है। आज हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि हिंदू में डेटा काफी समझदारी से, सावधानी से वो लोग दे रहे हैं, हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से कल 10,313 केस ऐड हुए। सो एडिशनल न्यू केसेस 10,313। टोटल केसेस कितने हो गए? अंदाजन 2.5 लाख पहुंच गए हैं। 2,46,520, 2,46,520। यानी कि दुनिया में अब हम 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं। हमसे आगे कौन है? यूएस है, जिसमें कोई 19 लाख केसेस हैं, ब्राजील में 6 लाख से ज्यादा हैं, रूस में 5 लाख के करीब केसेस हैं, इंग्लैंड हमसे थोड़ा सा आगे है, 2.25 लाख के करीब पे है। पर डे केसेस में अब हम नंबर 3 पे आ गए हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। अभी भी ब्राजील और यूएस में कोई 20,000 से ज्यादा केसेस पर डे हैं, तो हमसे आगे हैं। लेकिन उसके बाद नंबर हमारा ही है, रूस से ज्यादा। रूस में कुल मिला के संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन रूस और इंग्लैंड दोनों से पर डे केसेस हमारे ज्यादा हैं। यानी कि बहुत जल्दी इंग्लैंड को तो हम लगता है 5-7 दिन में क्रॉस कर लेंगे और बाद में रूस से भी आगे हम निकल सकते हैं, ऐसी संभावना फिलहाल दिख रही है। 2 और देश हैं, पेरू और चिले, जहां बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, लेकिन पेरू और चिले भारत के नजदीक नहीं आ सकते क्योंकि इनकी कुल मिला के जनसंख्या बहुत छोटी है, तो ये कहीं रुक जाएंगे। जो सवाल हम सबके मन में रहता है कि अगर ये है तो संख्या कितनी होगी? इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ विद्वानों की स्टडीज पेश करना चाहता था। याद है कोई 2 महीना पहले मैंने आपके सामने एक इंडो यूएस कोई एक टीम थी जिसके आंकड़े पेश किए थे और मैंने बताया था कि आंकड़े बहुत रिलायबल लग नहीं रहे। इस बीच तमाम इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर एक टीम बनाई है, इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19, ISRC, इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19। कोई 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं और आपको ध्यान होगा बार बार मैं इस बात को कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान की साइंस को आप अंडररेट मत कीजिए। बहुत बढ़िया, दुनिया के बहुत शानदार डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ हैं, स्टैटिस्टिशियंस हमारे यहाँ हैं। हमारी संस्थाओं की हालत खराब हो लेकिन हमारे विद्वानों की हालत खराब नहीं। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्टडी की है और ये बार बार बहुत रूटीनली, इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा, इस वेबसाइट पे, और हाल ही में एक लेख भी आया है, पिनाकी चौधरी जी और गौतम मेनन, इन दोनों ने मिलकर लेख लिखा है जो कि इस स्टडी के ऊपर आधारित है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको बहुत कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी और साधारण लोग जिस सूचना का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको मिलेगी। इनके निष्कर्ष क्या है? पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष जो इनका है वो ये है कि जितने सरकारी आंकड़े रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वास्तव में उससे कम 20 गुना ज्यादा केसेस हैं। यानी कि अगर सरकार आज कह रही है कि भाई 2.5 लाख केसेस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के करीब ऑलरेडी हैं। कुछ केसेस में शायद सरकार झूठ बोल रही है,
कुछ केसेस में पेशेंट झूठ बोल रहे हैं और कुछ केसेस में उन्हें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें से 70% लोगों को पता भी नहीं लगता कि उनको कब बीमारी हुई और कब चली गई, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे। दूसरा ये कि अगर आपको बुखार है 2-3 दिन से और अगर आप जाना चाहते हैं तो टेस्ट तो हो नहीं रहा। प्रैक्टिकली देश की ज्यादातर सरकारों ने ये बना रखा है। दिल्ली के अंदर तो मैंने डायरेक्टली अभी कुछ पूछा है पिछले 2-3 दिन में कि आप बताइए आपका किसी कोविड के पेशेंट से आपका कांटेक्ट हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं तो साहब आपका टेस्ट नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? बीमार है भाई, टेस्ट क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। तो सरकारें टेस्ट नहीं कर रही है। टेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये खबर गुजरात से भी आ रही है, ये खबर तमिलनाडु से भी आ रही है, ये खबर दिल्ली से भी आ रही है। सरकार जानबूझ के टेस्ट करने से रोक रही है। दिल्ली सरकार ने कई लैब्स को कोई ना कोई एक खामी निकाल के कह दिया ये लैब अब टेस्ट नहीं करेंगी। जिस वक्त पूरे शहर में दनादन केसेस बढ़ रहे हैं, ऑफिशियली दिल्ली का आंकड़ा कोई 20-22 हजार के करीब है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को हम माने तो कम से कम दिल्ली में कोई 2 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित होंगे। ये तो मैं सिर्फ 10 का आंकड़ा लगा के कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जहां शहर में 1000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं ऑफिशियली रिकॉर्डेड, वहां वास्तव में हर रोज 15-20 हजार केसेस हो रहे हैं। सरकार के हिसाब से हॉस्पिटल्स में जगह है। दिल्ली सरकार ने पहले दावा किया था कि हमारे पास 30,000 लोगों को एक साथ ट्रीट करने की गुंजाइश है। ये दिल्ली सरकार का 7 अप्रैल को दावा किया हुआ है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 30,000 टू हैंडल 30,000 एक्टिव केसेस। इस वक्त कितने हैं? दिल्ली में एक्टिव केसेस इस वक्त सिर्फ 16,000 है और अभी से दिल्ली हाँफ रही है। लोग भाग रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। सरकार कह रही है हॉस्पिटल में जगह है, सब अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, जाओ यहां से भागो। और सरकार कह रही है नहीं सब कुछ ठीक है। यही बात हमने अहमदाबाद में देखी, यही रिपोर्ट हमें चेन्नई से आ रही, यही रिपोर्ट्स मुंबई से आ रहे थे। तो यानी कि हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं। तो ये आर्टिकल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पिनाकी चौधरी और गौतम मेनन का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। ये आर्टिकल पहली बात कहता है कि हमारे देश में कम से कम 20 गुना ज्यादा केसेस हैं जो अनडिटेक्टेड हैं। अनडिटेक्टेड इसीलिए हैं कि या तो पेशेंट को पता नहीं लगा, या पेशेंट गया तो उसको टेस्ट नहीं करवाने दिया गया, या डर के मारे उसने सोचा यार बड़ी बदनामी हो जाएगी, सिर्फ बुखार ही है ना, बुखार झेल लेता हूं, बदनामी कौन झेलेगा उसके बाद में। ये सब हो रहा है ना, इसलिए 20 गुना ज्यादा केसेस इस वक्त हैं। यानी कि सरकार कह रही है 2.5 लाख, एक्चुअल केसेस 50 लाख के करीब ऑलरेडी हैं। ये इनका पहला दावा है, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। लॉकडाउन से फायदा हुआ या नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस होती रही है। ये आर्टिकल उसके बारे में भी कहता है। आपको ध्यान होगा मैं पहले दिन से कह रहा हूं लॉकडाउन से फायदा हुआ है, इस बात से इंकार नहीं करना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, और फायदे और नुकसान का हमें बैलेंस करके देखना है कि फायदा ज्यादा है नुकसान ज्यादा। बीच में सरकार ने दावा किया था कि लॉकडाउन की वजह से 1 लाख से ज्यादा जान बच गई जाने से। वो किसका था? कोई एक विदेशी ग्रुप है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, उसने अनुमान लगाया था। वैसे मुझे जरा ऑड लगता है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन जब भी आंकड़े देते हैं, आंकड़े हमेशा विदेशी देते हैं। इनके सारे फाइनेंस मिनिस्टर दिन रात वो कहते हैं हमारी ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स, जो कि शिकागो में की जाती है, जो कि ऑक्सफोर्ड में की जाती है, हमने कितना अच्छा लॉकडाउन किया, इसकी ऑक्सफोर्ड की इंडेक्स देखेंगे। सारे आंकड़े विदेशी देते हैं, भारत के आंकड़े नहीं देखते। तो एक विदेशी संस्था ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा जान बच गई, और इसको सरकार ने बड़ा गाजे बाजे के साथ पेश किया था। ये रिपोर्ट बहुत केयरफुली सारे डेटा का विश्लेषण करके हमें बताती है कि हाँ लॉकडाउन से फायदा हुआ है, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19 ग्रुप जो है ISRC ग्रुप, ये कहता है कि कुल मिला के 8,000 से लेके 32,000 के बीच में फायदा हुआ है, जान बची। अब तक देश में कुल 6,000 के करीब मैंने आपको बताया था लोग डेथ है, यानी कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है। आज 6,000 है, अगर लॉकडाउन ना होता तो 14,000 भी हो सकता था, 25-30 हजार भी हो सकता था। तो लॉकडाउन से जानें बची हैं, मगर क्या परमानेंटली बची है या कि सिर्फ डेफर किया है? हमने मुसीबत को कुछ महीना टाला है, मुसीबत तो आएगी। और इसके बारे में
ये रिपोर्ट एक आग्रह सरकार से करती है, वो ये कि आप आंकड़े को ट्रांसपेरेंट कीजिए। तो भविष्यवाणी ये नहीं करते, लेकिन सिर्फ सरकार से कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट कीजिए। इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक अनुमान लगाने की कोशिश की कि भाई कहां तक ये मामला पहुंचेगा। सरकार कहती है 2,46,000 और आज तारीख है 7 जून, 10,000 केसेस शुरू हो गए हैं। कुछ 2-4 दिन के अंदर बढ़ के 12,000 पर डे शुरू हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए मोटा मोटी कि 15 जून तक आते आते हमारे यहाँ 3.5 लाख केसेस हो जाएंगे। रफली मैं पिछले कुछ दिनों से यही कह रहा हूँ, 15 जून को 3.5 लाख के करीब केसेस हमारे हाथ में होंगे। अब आप समझिए अगले 15 दिन में डबल हो जाता है। इस वक्त 15 दिन के करीब पे डबल हो रहा है केसेस, तो 30 जून को 7 लाख हो जाएंगे। अगली बार आप समझिए 15 नहीं 16 दिन में डबल हो जाता है। सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हो रही है, तो आप समझिए 16 जुलाई को 14 लाख हो जाएंगे केसेस। फिर थोड़े से ज्यादा दिन स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती है, 17 दिन के अंदर इंप्रूव होता है, डबल हो रहा है तो 28 लाख, और अगस्त के आखिर तक 56 लाख। उसके बाद आप कहिए 20 दिन में डबल होता है, स्पीड स्लो हो गई है, तो 1,12,00,000 हो जाएंगे 10 सितंबर तक। और 10 अक्टूबर तक अगर स्पीड और भी स्लो हो जाए, मैं मान के चल रहा हूं कि उसके बाद ढलाव शुरू हो गया, ढलान में भी केसेस तो बढ़ेंगे, तो तब 1 महीने में अगर डबल होता है तो 2,25,00,000 के करीब केसेस पहुंचेंगे। यानी कि हम अक्टूबर के महीने तक 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे ऑफिशियली रिकॉर्डेड स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन अगर ये इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टीम की मानी जाए और इनकी बात, इनका कहना है कि ऑलरेडी 50 लाख हैं, और अगर उसके आधार पे मैं अनुमान लगाऊं कि भाई मामला सितंबर के महीने तक क्या पहुंचेगा, तो सितंबर अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते हम हो सकता है 50 करोड़ के करीब केसेस तक पहुंच जाए। बहुत अजीब बात लगेगी, लगेगा बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को कह रहे हैं, लेकिन ये बात दरअसल इतनी बढ़ी चढ़ी है नहीं, क्योंकि मोटे तौर पे अनुमान ये है कि अब ये बीमारी जिस तरह से फैल गई है, अब इसको रोकना, इस रायते को समेटना किसी के बस में है नहीं। हाँ, ये जरूर है जिन जिलों में बहुत कम केसेस हैं और पहले से ही लोग सतर्क हैं, वहाँ ट्रेसिंग, ट्रैकिंग सब किया जाए तो हो सकता है उन जिलों में बहुत धीमे धीमे फैले, वहाँ हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, इन सब जगह बिल्कुल फैल चुका है। अब यहाँ कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। और अब ले दे के एक ही उम्मीद है कि जब ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में फैल चुका होगा, तो उसके बाद आप इसको, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार बीमारी हो गई वो उसके बाद उससे मुक्त हो जाता है, इम्यूनाइज हो जाता है, उसके बाद उससे बीमारी होती नहीं है। तो अब ले दे के उम्मीद सिर्फ यही है कि भाई जब सारे ज्यादातर लोगों को हो जाएगा तो आप किसको इन्फेक्ट करोगे, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी, यानी कि आज की तारीख में संभावना यही है, आशंका यही है कि अब ज्यादातर हिंदुस्तानियों को ये बीमारी देर सवेर होगी। आपको ध्यान होगा कई साइंटिस्ट, कई एपिडेमोलॉजिस्ट पहले दिन से ये बात कह रहे थे, जिनकी बात उस वक्त सुनी नहीं गई। वो कह रहे थे कि अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, होगी तो जरूर। आप सिर्फ यही कर सकते हो कि आप थोड़ा सा डेफर कीजिए, डिले कीजिए, ट्रीट करने की कैपेसिटी अपनी बेहतर बनाइए, और लोगों को टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, ये काम आपको दनादन करना चाहिए। ये काम करने में लगता है ढील हो गई है। इसके बारे में एक और खबर है जो कि आज हिंदू के मुख्य पृष्ठ पे भी छपी है। एक और साइंटिफिक स्टडी है जो कि आज छपी है अखबार के अंदर। ये स्टडी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो भारत सरकार का एक सेंटर है, उसके 2 वैज्ञानिकों की स्टडी है, श्री एस.के. जैन और तेंजिन डिकिन, इन दोनों की स्टडी है। ये कह रहे हैं कि इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर होता है, यानी कि एक व्यक्ति जिसको बीमारी हो जाए वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये नंबर लॉकडाउन से पहले बहुत ज्यादा हो गया था, 2.5, यानी कि एक व्यक्ति को बीमारी होती तो 2.5 लोगों को बीमारी लगाता। लॉकडाउन के दौरान ये नंबर कम होना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद अपने आप बढ़ा है, 1.8 पे खड़ा है। और अगर ऐसा है तो ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मतलब ये है कि कुल मिला के साइंटिस्ट अब ये कह रहे हैं कि देखिए, पहला लॉकडाउन तो हमें समझ आता है क्यों किया गया,
लेकिन उसके बाद के लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो आपकी हेल्थ सुधरी और इकोनॉमी डूब गई सो अलग, ना माया मिली ना राम कहते हैं ना, ये हुआ है। लॉकडाउन से कुछ डेथ्स प्रिवेंट हुई, लेकिन वो प्रिवेंट हुई है या सिर्फ डेफर हुई है हम नहीं जानते। अप्रैल के महीने में मौत होने की बजाय अक्टूबर के अंदर होगी, यही फायदा हुआ है या कि एक्चुअली जान बची है, ये हमें सोचना है। तो क्या किया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव के साथ मैं इस बातचीत को पूरा करूंगा। क्या करना चाहिए? नंबर 1, और ये बात हर साइंटिस्ट कह रहा है और इंडियन साइंटिस्ट ग्रुप तो बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा है, प्लीज ट्रांसपेरेंट डेटा कीजिए, डेटा को रिलीज कीजिए, छुपाइए नहीं, दबाइए नहीं। ये जो घटनाएं हो रही हैं चारों तरफ, और दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में भी हो रही है, हमारी नाक के नीचे घटनाएं हो रही हैं। सरकार बीमारी को कंट्रोल करने की बजाय आंकड़ों को कंट्रोल करने में लगी है, और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, सब तरफ इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना। और सिर्फ दिल्ली को मैं दोष नहीं दे रहा, ये खबर मेरे पास पंजाब से भी आ रही है, ये खबर मुंबई से आई है, अहमदाबाद के अंदर तो ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, कुछ साथियों ने बताया चेन्नई से भी ये खबर आ रही है। इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करना। डॉक्टर्स को हो जाता है तो कहा जा रहा है कि चुपचाप से छुट्टी ले लो, पर यह मत कहो कि तुम बीमार हो, छुट्टी दे देंगे कोई बात नहीं, बीमारी मत रिपोर्ट करना। और जो जहां तक हो सके केसेस को रिकॉर्ड नहीं करना है। दिल्ली के डॉक्टर्स ने मुझे फोन करके कहा कि बताइए, हमें पेशेंट का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन का कोविड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑपरेशन से पहले मुझे पेशेंट का कोरोना वायरस टेस्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में कैसे ला सकता हूं अगर उसके पास उसका कोरोना वायरस है तो। और वैसे भी कोरोना वायरस है तो वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी कमजोर हो चुका होगा। लेकिन सरकार का फतवा है कि आप किसी और पेशेंट का टेस्ट नहीं कर सकते, एसिम्प्टोमेटिक, जिस पेशेंट के आपको साफ साफ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हो, आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे। भाई टेस्ट नहीं करेंगे तो हम एडमिट कैसे करेंगे? गंगाराम हॉस्पिटल के साथ क्या झगड़ा होगा? गंगाराम हॉस्पिटल सरकार कहती है 80% बेड आप कोविड के लिए दे दो, ठीक है दीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इन सब कदमों का समर्थन करता हूं। बाकी 20% सामान्य केसेस आएंगे, कैंसर के आएंगे, वो सब आएंगे। तो अस्पताल कहता है कि भाई किसी भी पेशेंट को, चाहे उसकी टांग टूटी हो, एडमिट करने से पहले हम उसका कोरोना टेस्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बाकी 20% जो है वहां पे भी इस बीमारी को फैला दें। सरकार कहती है नहीं, आप टेस्ट नहीं कर सकती, तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप बताइए कैसे होगा ये सब चीजें? ये देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उससे बहुत भारी समस्या पूरे देश में इस वक्त फैल रही है, चारों तरफ डेडलॉक हो रहा है। तो पहली बात, सरकारों से अनुरोध, जिसको कहते हैं करबद्ध अनुरोध है, कृपया डेटा को रिलीज कीजिए, टेस्ट कीजिए। टेस्ट में शुरुआत में बहुत नंबर्स आएंगे, कोई बात नहीं, केरला वालों ने किया, शुरू में बहुत नंबर्स आए, बड़ा लोगों ने हंसी की, अरे केरला में सबसे ज्यादा हो गया, ये है वो है। जल्दी कंट्रोल आ गया क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट किया, ट्रेस किया, ट्रैक किया, ट्रीट किया, खत्म हो गया। केरला देश का एक मॉडल बन गया है। तो अगर 10 दिन तक खबर आती है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो इससे कोई दिल्ली सरकार की हिट ही नहीं हो जाएगी। कंट्रोल कर लीजिएगा तो दुनिया के अंदर मॉडल बनेगा कि आपने कंट्रोल किया है। तो पहली बात, इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। दूसरा, इसका तरीका यही है, ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट। एक एक पेशेंट जिसका पता लगता है, फिर पता कीजिए कि उसका किस किस से संपर्क हुआ था, उन सब का भी टेस्ट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, उनको रखिए, नहीं तो आप इसका इलाज कर ही नहीं सकते। और दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखा रहा है कि जिन्होंने टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट ये सब किया है, वो लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनकी मुसीबत बढ़ी है। तो ये करना चाहिए। और आजकल प्रधानमंत्री नजर नहीं आते हैं, बहुत सुंदर डायलॉग देते थे, बहुत आशा भरी बातें करते थे। एक बड़े नेता का लक्षण है कि जब स्थिति कठिन हो उस वक्त आए, उस वक्त देश के सामने आंख में आंख डाल के बोले, उस वक्त कहे हाँ हमसे गलती हो गई, प्रधानमंत्री है, कोई डॉक्टर थोड़ी है, कोई साइंटिस्ट थोड़ी है, कहे मेरे को जो सूचना मिली थी वो गलत थी, अब हमने ये तैयारी की है, अब आगे का हमारा ये प्लान है,
मैं आपके साथ खड़ा हूं, आज ये कहने की जरूरत है। ये सुनते नहीं है प्रधानमंत्री से। अब ये है स्वास्थ्य की है, अपनी राज्य सरकार से पूछिए। रिलीफ चाहिए, एनजीओ से ले लीजिए। भाई केंद्र सरकार किस काम के लिए है, क्या कर रही है इस वक्त केंद्र सरकार? और इकोनॉमी के बारे में वो कहते नहीं, डिमांड अपने आप पिक कर लेगी, कर्ज की व्यवस्था हमने कर दी है। हकीकत ये है, इस वक्त देश पिछले 70 साल के सबसे गंभीर संकट में, और सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने तो निश्चित हाथ खड़े कर दिए, राज्य सरकारें भी हाथ खड़ी कर रही हैं। सवाल है कि क्या हम भी हाथ खड़े कर देंगे? हमें हाथ खड़े नहीं करने हैं, हमें टिके रहना है और हमें एक नागरिक शक्ति को जोड़ना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।